पूरा भार केंद्रित या पिंड का वस्तु या पिंड का पूरा भार केंद्रित होता है। या तो वस्तु के भीतर हो सकता है या फिर वस्तु के बाहर भी गुरुत्व केंद्र हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वैसे गुरुत्व केंद्र को समझने के लिए यहाँ पर भी उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कोई वस्तु है, उस पर केवल एक ही ऐसा बिंदु जरूर होता है जहाँ पर आप धागा लगाएंगे और धागा लगा करके उसको अगर आप उठाते हैं तो वह संतुलित अवस्था में होगा। मैम बिंदु कहाँ पे रहेगा? क्या कहाँ रहेगा? बिंदु बिंदु वो मैं आगे एग्जांपल मैम सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने कहा है ना। कल मैंने एक जी मैम। एग्जांपल समझाया था, न्यूमेरिकल बनवाया था मैंने, रेक्टेंगल वाला जी एग्जांपल मैंने बताया था ना। जी मैम। हाँ, तो वैसे मैं बताती हूँ इस एग्जांपल के फिर से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है? तो अगर मान लेते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो है, बिंदु है, वो सर्किल, ये सर्किल है। इसमें कोई एक ऐसा बिंदु होगा, वो बिंदु आप देखते हैं, वो बिंदु आप यहाँ एकदम सेंटर में लेते हो, यहाँ पर एक धागा आपने बांधा और उसको फिर उस धागे के थ्रू लटकाओगे तो ये संतुलित अवस्था में जी रहेगा। संतुलित अवस्था का मतलब समझ में आ रहा है ना? जी मैम। संतुलित अवस्था में रहेगा तो ये जो कहलाएगा इसका, वो उसका गुरुत्व केंद्र बन जाएगा। कि अगर बॉडी आप ये रहे, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है आपका, एक जी आपका रेक्टेंगल है, तो इसका हम क्या करेंगे कि इसके 2 डायगोनल्स ले लेंगे। डायगोनल्स का मतलब समझते हो? ये हमने एक डायगोनल लिया जी मैम। और एक हमने दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल जहाँ पर क्रॉस करेंगे, उसके बीच का। हाँ, ये दोनों जो डायगोनल दोनों लाइन है वो यहाँ पे क्रॉस किया ना, जी यहाँ पे, जी तो वो बिंदु इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। मैम कोई भी साइज की डायगोनल ले सकते हैं? कोई भी बॉडी हो, चाहे वो रेगुलर शेप हो या फिर इरेगुलर शेप हो, जैसा भी शेप हो, उसका कोई ना कोई एक मैम, पॉइंट होता है जहाँ से आप उसको उठाओगे तो वो संतुलित अवस्था में जी होगा। जी मैम। ठीक है, संतुलित अवस्था का मतलब, ठीक है। ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या तो इस बॉडी के अंदर होगी या फिर इस बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अगर आप देखिए, में आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर? बाहर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के बाहर ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही होगा। वो बॉडी के शेप पे डिपेंड, बाहर भी हो सकता है बाहर। दोनों ही हो सकता है। लेकिन ये सर्किल के केस में बॉडी के अंदर में है, ये वाला जो केस है इसमें भी बॉडी के अंदर है। बॉडी के बाहर कब होगा उसका हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस एग्जाम्पल। ठीक है, जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जी ठीक दीक्षा है। समझ में आया? दीक्षा क्या कुछ बोलती नहीं। दीक्षा, आवाज आ रही जी है? मैम। समझ में आ रहा है? ठीक। हेलो। हाँ जी हेलो, मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेना। जी मैम। अब बोला करो, शांत ना रहा करो। ये देखिए, द्विआयामी आकृति। द्विआयामी आकृति का मतलब हुआ जिस आकृति में 2 आयाम हो।
तो आयाम को इंग्लिश में आप 2 डायमेंशनल कहोगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल तो पता होगा सबको, तो हिंदी में जी आयामी कहते हैं। जब द्विआयामी आकृति होगी, जैसे कि आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है या फिर वृत्त है, तो उसका केवल क्षेत्रफल होता है, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो वैसी आकृति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। जी तो जी मैम। आयामी आकृति होगी, उसका जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो अगर सेंट्रॉइड पूछा जाए तो ऐसे तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम चीज है, लेकिन सेंट्रॉइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? द्विआयामी आकृति के। और वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? 3 आयामी, 3 आयामी आकृति, 3 डायमेंशनल आकृति के लिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं। ये मैंने कल भी बताया था। किसी भी द्विआयामी आकृति के केंद्र को खोजने की विधि किसी वस्तु या पिंड के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को खोजने के समान ही होती है। जैसे मैंने पहले जो चैप्टर बताया था फोर्स एंड मोशन, उसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम में बताया है ना, तो उसमें mg मैंने दिखाया था ना कि कहाँ जी लगता है। इस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बताया था कि जैसे कोई बॉडी रहेगा तो उसका जो mg जो हम दिखाते हैं उसका लगभग हम लोग एक सेंटर से इस तरीके से दिखाते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से हम दिखाते थे और उसको हम लोग क्या लिखते थे? mg। इस तरीके से दिखाते थे ना फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ये जो है वो क्या है, ये आपका केंद्र दिखाता है, वो गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली में कहाँ पे लग रहा है, सबसे ज्यादा बल गुरुत्वाकर्षण का कहाँ लग रहा है, तो वही पॉइंट आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही पॉइंट में आपका समझाया गया है। किसी भी आयामी आकृति के केंद्र को खोजने की विधि किसी वस्तु या पिंड के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को खोजने के समान ही होती है। बहुत सारे जी बुक्स में आपका सेंट्रॉइड की जगह पे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र लिखा होता है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो किसी भी बुक में आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम चीज है। सेंट्रॉइड और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दोनों सेम चीज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड दोनों सेम चीज है, बस सेंट्रॉइड जो होता है वो 2 डायमेंशनल यूज होता है और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायमेंशनल यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? जी जी मैम। यस मैम। जैसे आपका मान लेते हैं ये शेप है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैंने कल भी बता दिया था, फिर से अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि डायगोनल्स आप खींचोगे, ठीक है। 2 डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब समझते होंगे हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। 2 डायगोनल्स हमने खींचा, दोनों यहाँ पर क्रॉस करता है, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे इसका सेंट्रॉइड। इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? इस पॉइंट को। और सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। प्लीज करते हाँ, कैपिटल जी से हम लोग उसको सूचित करते हैं, ठीक है। तो जी इसका हमको जी मैम। कोऑर्डिनेट निकालना है, एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने कल वाई कॉर्नर। हाँ, तो कल भी मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। ये जो आपका जापान 3 था कल। ये जो क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा से कितनी दूरी पर है, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देखो ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तो इस पॉइंट का यही होगा ना, ये ऊर्ध्वाधर वाले से, ये क्षैतिज वाले से। जी मैम, जो पॉइंट से इधर है। तो ये जो डिस्टेंस अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो जो डिस्टेंस होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। ये इसका कितना है? ये अगर टोटल आपका एल है तो ये कितना होगा ना? ये रेक्टेंगल, ये दोनों जो होता है, ये दोनों डायगोनल आपका जब तो ये समझ में आया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स
कोऑर्डिनेट होता है आपका ये जो क्षैतिज रेखा है उससे इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये अगर पूरा लेंथ ये वाला एल है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो l/2 होगी, है ना। जी मैम, जी मैम। ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? y कोऑर्डिनेट के लिए देखो बेटा, ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है उससे जो इसका मिनिमम डिस्टेंस, इसके ऊपर ये डिस्टेंस, ये वाला जो जी डिस्टेंस होगा जी मैम, जी मैम। वो हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y2 ये वाला y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये वाला जी हाइट मैम, कितना होगा? ये टोटल हाइट h है, तो ये आपका कितना होगा? h/2 होगा। ठीक है, तो जी h कोऑर्डिनेट जी क्या Yes, ma'am. होगा? l/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? h/2। ठीक है, h/2 हमेशा याद रखना है जो x कोऑर्डिनेट होगा वो वर्टिकल वाले एक्सिस मिनिमम डिस्टेंस, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस Horizontal. मिनिमम। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. Yes, जी ma'am. मैम। त्रिभुज कैसे करना होगा? किस प्रकार का त्रिभुज? ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज के लिए क्या करना होगा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ना तो सबको पता होगा। जी मान लेते हैं ABC ये AB, BC और CA। तो मान लेते हैं ये जी रेखा है, ये BC, ये वाला जो रेखा है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से जी, ma'am. AC जो रेखा है उसका मिड पॉइंट E है। E. हाँ, और AB जो रेखा है उसका मिड पॉइंट F है। देखने से नहीं लग रहा है लेकिन F. मिडल पॉइंट ही अगर जो लेना होगा। ठीक है, तो AB का मिड पॉइंट एक मान लेते हैं कि F। तो C से के साथ एक रेखा खींचेंगे, से E और A से D की तरफ हम रेखा खींचते हैं। ये तीनों रेखाएं जो होती है एक बिंदु पे क्रॉस करती हैं, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो जिस बिंदु पे ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही उसका सेंट्रॉइड होगा। ये जी लिखा है उसी के सामने, वही उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अगर आपको BC जो है वो आपको पता रहेगा, ये जो AC है वो आपको पता होगा, और जो AB है वो उसका लेंथ अगर पता होगा तो आपका इसका भी कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। समझ में आया इसका कैसे निकालते हैं? देखो लाइन है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना ये मध्य, यही इसी को मध्यिका कहते हैं। अपोजिट वाले कॉर्नर से उसके जस्ट सामने वाले रेखा को मिड पॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से रेखा तो एक दूसरे को वहाँ तो क्लियर है ना त्रिभुज तक? त्रिभुज तक क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, अब आते हैं अर्धवृत्त पे। अर्धवृत्त आपका इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अर्धवृत्त है आपका, मतलब वृत्त को आपने तो ये आपका OA, ये आपका O जो है वो सेंटर है परिधि का कोई पॉइंट, तो ये OA रेडियस के बराबर होगा, OB क्या होगा? वो भी रेडियस के बराबर होगा। इसका जो ये आपका कैलकुलेशन फिर आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना r है ना, रेडियस के बराबर होगा। जी ये जो पॉइंट A है उससे पॉइंट O के बीच का डिस्टेंस क्या है? r होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका r हो जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त का रेडियस त्रिज्या, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 4r/2π के बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखना। अर्धवृत्त होगा, देखो फिर से बता रहे अर्धवृत्त का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा
वार होगा, ओ से बी। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वो आपका 4r/3 बनेगा। 4i/3 पाई। आपको याद रखना होगा कि सेमी सर्किट यानी कि अर्ध वृत्त में एक्स कोऑर्डिनेट आर होता है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 4r/3 ठीक है। यही आपका सिक्वाइड का वाई कोऑर्डिनेट। अर्धगोले का भी वैसे ही आपको याद रखना होगा, इसका भी है एक्स कोऑर्डिनेट आपका आर ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका 3r/8। आपको याद इसका सेंट्रॉइड ये होगा, इसका सेंट्रॉइड आपका सेमी सर्किल का ये रहा और सेमी स्फीयर का ये रहा। सेमी स्फीयर को अर्धगोला कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना ठीक है। जी मैम। मैम इसमें y3r/8 हो जाएगा। हाँ मैंने बताया था ना कि इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उससे जो दूरी जी होती मैम। है मिनिमम दूरी होती है वही होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, ये वाला दूरी, ये वाली जो है, ये वाला जो डॉटेड आपका दिख रहा है ये वाला, इससे इसकी दूरी, ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, मैम इसमें पाई हट जाएगा क्या? इससे पाई नहीं, इसमें 3r/8 होगा ठीक है। तो है वो यहाँ लिखा मैम हुआ। ये गोला समझते हो, गोला क्या होता है? ये वृत्त है और ये गोला है। वृत्त और गोले में अंतर बताओ। ये जो चाबी का छल्ला होता है ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो वृत्त को अगर आधा से काट देते हैं और ये चलता है और ये स्फीयर है वाला स्फीयर, तो बॉल होता है ना, गोल होता है, चारों तरफ गोल होता है, उसको कहते हैं हम स्फीयर। इसको अगर आधे तो ये आकृति, तो उसमें ये होगा और वृत्त वाला को आधा काटते हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग क्लियर है। मैम समझ में नहीं आया है। क्या नहीं समझ पाया? मैम आवाज नहीं आ रही सही से। वृत्त का क्लियर है या फिर किसका नहीं पता है? जी मैम। ये आपका वृत्त का समझते हो ना क्या होता है? मैम ब्रिज वाला समझ गया था। हाँ, और ये आपका गोला है, गोला समझ रहे हो? ये जो जी बॉल मैम समझ रहे हैं। बॉल उसको आप कहीं से भी जैसे अंधेरा कर देते हो रूम को और उसके ऊपर अगर टॉर्च जलाओ तो या तो आप लेफ्ट से देखो या राइट से या फिर ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी उसकी जो परछाई होती है वो गोल होता है ना, इसको कहते हैं मैम स्फीयर। छल्ले की तरह दिखा दीजिए। ये आपका गोला है ना, तो गोले को आधा अगर कर देते हो तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड करना होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्लियर है। जी मैम। जी मैम। तो आपको याद रखना है कि आपका अर्धवृत्त में ये होता है और अर्धगोले में ये होता है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा आसानी से। 3 आयामी आकृति का क्षेत्र निकालने की विधि, तो कैसे निकालें? एक या एक अगर आपकी आकृति रहेगी
तब आपको निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला बस अभी ध्यान में रखो, उसके बाद हम बताते हैं इसका यूज क्या होगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट के लिए ये रखा है मैंने, और ये y कोऑर्डिनेट का ये a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इस तरीके से। ये कहाँ यूज होता है वो भी देखना है। जैसे ये आपका डायग्राम है, इसमें मैंने सिंगल रेक्टेंगल का तो कल मैंने बताया था। इसमें क्या है कि 2 रेक्टेंगल में आपका दो, एक ये वाला हो गया छोटा वाला, बड़ा वाला। अगर आप इस रेक्टेंगल की बात करें, इसका डायमेंशन क्या है 100 है, और ये क्या है 30। इसका ये होता तब इसका सेंट्रोइड क्या होता बताओ, इस कोऑर्डिनेट क्या होता। अगर आपका सिर्फ रेक्टेंगल होता ये छोटा वाला ए बी सी एच, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता। मैंने बताया था लेंथ का आधा होता है। क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका। अगर सिर्फ आपको ये रेक्टेंगल मिलता है, इसका डायमेंशन दिया है 100 और ये वाला दिया हुआ है 30, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल में तो यही डायमेंशन है ना। यस मैम। हॉरिजॉन्टल में तो आपका यही वाला डायमेंशन है ना। तो इसका लगभग मिडल, इसका जो आप रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करते हो, डायगोनल अगर आप इसका ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, 100। तो एक डायगोनल होगा और दूसरा आपका ये डायगोनल होगा। तो ये दोनों जहाँ पे क्रॉस किया, ये लगभग इसका सेंटर नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर की तरह नहीं लग रहा है इसका, मतलब ये टोटल जो ये लेंथ, ये आखिर देखो ये सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया, सेंटर लाइन से गुजर रहा है, यानी सेंटर लाइन इसलिए किया गया कि यहाँ पे सेंटर है पीछे। हाँ है ना, क्योंकि ये सेंटर है। तो यहाँ तक का अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर पूछे हम, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, तो क्या होगा, ये 100 का जो आधा नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है। मैम इसका आधा हो जाएगा। ये आपका देखो हॉरिजॉन्टल मतलब समझ रहे हो, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में कौन सा डायमेंशन है, ये 100 ही तो है। ऊर्ध्वाधर वाला डायमेंशन होगा, हॉरिजॉन्टल में जो होगा, हॉरिजॉन्टल वाला ही आपका एक कोऑर्डिनेट होगा। कौन दिया है, दिया कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वर्टिकल वाला जो होता है उससे आपका वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है। ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन होगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट देगा, वर्टिकल डायमेंशन होगा वो वाई कोऑर्डिनेट देगा। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है, 100 है, तो 100 का आधा क्या होगा 50, तो इस वाले का क्या होगा आपका 50, ठीक है। और वही वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिकल वाले रिलेटेड होता है। वर्टिकल होता है। कौन सा है, 30 है। इस वाले रेक्टेंगल का वर्टिकल डायमेंशन क्या है, 30 है ना। 30 है। हाँ, तो 30 का आधा क्या होगा 15, 50। यानी कि आपका एक कोऑर्डिनेट क्या निकला 50 निकला है, और वाई कोऑर्डिनेट आपका निकला 15 है। देखो ये सेकेंड ईयर के इसलिए सेकेंड ईयर इसको ध्यान से सुनना। क्लियर है।
अगर आपका ये वाला डायग्राम होता, ये रेक्टेंगल होता, तो आपका यही पूछा जाता, तो आपका क्या निकलता, g इक्वल टू आपका हो जाएगा 50, 15, ये आपका आंसर होता। अगर सिर्फ ये होता, ये वाला नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ये आपका आंसर होता। ठीक है? उसी तरीके से आप लोगों को बताना है कि अगर सिर्फ नीचे वाला डायग्राम होता है, ये हाँ। क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग, इसका जी का कोऑर्डिनेट बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छे से ध्यान से सोच के, इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल वाला, तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन क्या दिया हुआ है? नीचे वाले रेक्टेंगल का अरुणेंद्र बताओ, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, आवाज जा रही है? जी मैम आ रही है। यहाँ पर नेटवर्क आ रहा, आता है, चला जाता है। हाँ, तो फिर भी बताओ, इतना तो बता ही सकते हो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, कि नीचे वाला जो रेड कलर का जो रेक्टेंगल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। रेड कलर का हाँ, इसका रेक्टेंगल मतलब कि इसका 120 मतलब मिलीमीटर है। इसकी लंबाई 120 मिलीमीटर है। इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है? हॉरिजॉन्टल 30 मिलीमीटर। 30 है। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होता है वो क्या देता है, एक्स कोऑर्डिनेट देता है ना? जी और जी सेंटर लाइन कहाँ से गुजरा, एकदम सेंटर से, है ना? तो सेंटर से गुजरेगा, जी आधा का क्या होगा डायमेंशन, 15 हो जाएगा ना? जी मैम h/2 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 30 15 हो जाएगा। देखो, इसको हम फिर से थोड़ा बताते हैं। इसको आप लोग कॉपी भी सामने में रखना चाहिए आप लोगों को। अभी यहाँ पे एक डायगोनल, ये डायगोनल हुआ, ये इसका दूसरा, जी तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट सेंट्रोइड कहलाएगा। तो इसी का हमको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आप देख, लाइन से गुजर रहा है, इसका लेंथ क्या होगा, होगा ना ये, जी मैम क्लियर है? मैंने जी बताया हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट देता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला डायमेंशन अभी अरुणेंद्र ने बताया कि 30 है। तो ये जो सेंट्रॉइड जी है मैम ये लगभग आधे पे नहीं है, तो आधे पे है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 15 होगा। 15 जी मैम एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 15। वाई कोऑर्डिनेट बताओ, दिख रहा है ना काम? मैम मतलब मैम y भी 15 हो जाएगा। वाई कैसे है इसका, ये वाला लेंथ वर्टिकल एक्सिस पे कितना लेंथ है इसका, ध्यान से देख के। मैम हो जाएगा 75। 75, 75 नहीं होगा ना, मैम देखो। सही है नहीं, सुनो, क्या सही नहीं है, कैसे सही नहीं है? मैम बता रहे हैं 1 मिनट मैम। मैम 60 हो जाएगा। हाँ, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड क्या मैम होता है? सही है। हाँ, सही है।
तो अगर आपका ये रेक्टेंगल दिया होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता 15 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता 60। तो ये 60। जी इसका स्क्वायर मैम। मैम टोटल 150 है, उसमें से 30 मेरा माइनस हो जाएगा, टोटल बचेगा 120। सिंगल सिंगल आपका रेक्टेंगल होता तब तो आप आराम से निकाल लेते, ठीक है। लाइन लेकिन जी अगर ये दोनों इस तरीके से अगर ज्वाइन होगा, वो टी कहते हैं, टी सेक्शन ना, तो इसका केंद्रक आप कैसे निकालोगे? तब तो इसका केंद्रक कहाँ पर होगा लगभग? बताओ, इस वाले रेक्टेंगल में लाई करेगा कि इस वाले रेक्टेंगल में? इसका केंद्रक कहाँ लाई करेगा? मैम क्या पूछे, आप फिर से बता दीजिए। सिंगल सिंगल आपका डायग्राम था तब तो आपने इजीली केंद्रक निकाल लिया, है ना। ये वाला सिंगल था या जी फिर ये वाला सिंगल था तो आपने इजीली निकाल लिया। जी लेकिन अगर दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया है और टी बना दिया है, टी सेक्शन, कहीं पे जरूरत पड़ा होगा तो टी हमने ये बना दिया, दोनों को जोड़ करके इसी तरीके से मान लेते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा जी है, टी सेक्शन हमने बना दिया, दोनों को जोड़। तो अब इसका केंद्र कहाँ पर लाई करेगा? कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम रस्सी अगर टांग के, रस्सी बांध के अगर इसको हम हैंग करें तो ये संतुलित होगा, वो कहाँ पर होगा? मैम बीच में जो सेंटर मेरा गया है, इस वाले में होगा या फिर इस वाले में होगा? मैम इस ऊपर वाले में जो टी बना ऊपर, उसमें होगा, में जो ग्रीन वाला है। जी मैम इसमें होगा। होगा नहीं, थोड़ा सा इधर कहीं पे होगा। होगा तो इसी सेंटर लाइन पे, इसी एक्सिस पे थोड़ा सा इधर लाई करेगा। वो कैसे होगा आपका, हम वो आप इस तरीके से बनाओगे तो पता चलेगा, बताते हैं कैसे बनता है, ठीक है। मैम बता दीजिए। सबसे पहले ऐसे प्रोसीड करेंगे, ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग। इसका पहले एक एरिया हमने निकाल लिया है, ये A1 है। ये पहला वाला जो पार्ट है छोटा रेक्टेंगल, उसको हमने A1 कहा है और इसको हमने, ये दूसरा रेक्टेंगल है। तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, जी मैम 100 गुना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुणे 30 हो जाएगा। और इतना तो फिक्स है कि इसका, इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी सेंटर लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो जी अब मैम क्या करना होगा, कल हमने बताया था कि सबसे अच्छा ये है कि आप एक कोऑर्डिनेट इस तरीके से, इस तरीके से आप एक एक्सिस बना दें। एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई, ठीक है। वाई एक्सिस। तो और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ क्रॉस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन। कल मैंने बताया था ना। और जी ऑरिजिन जी मैम। ये आपका है ऑरिजिन। ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ से सेंटर लाइन का डिस्टेंस क्या है? ये तो कितना होगा? ये 50 मैम 15। कितना होगा? यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? मैम कहाँ से कहाँ तक? ये जो आपका ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन है से सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन का आपको सिंबल मैंने बताया है कि कैसा होता है, ये सेंटर जी लाइन। मैम वो तो पता है। तो जी ऑरिजिन से सेंटर लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? कहीं पे भी आप अगर मेजर करो, यहाँ पे या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैम बीच में आएगा इसके। मैम ये होगा 50 होगा कि नहीं होगा? पचास है, देखो फिफ्टी mm हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 50 की तो होगा। एक तो रहते इसका आपने अलग से निकाला तो था, वही तो दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका x1 क्या हो जाएगा? 50 mm। और y1 क्या हो जाएगा?
इसका आपने मैम 15 ये जो येलो वाला रेक्टेंगल है इसका सेंट्रोइड क्या निकाले थे? 50 और 15 यही तो निकाले थे। यस मैम। जी मैम। इसका आपने क्या निकाला था? 50, 15 यही निकाला था ना? जी लगभग यहाँ पर इसका सेंट्रोइड था, है ना? ये जो आपका जी मैम। सेंट्रोइड है वो 15 कहाँ पे लेंथ था आपका? ये वाला लेंथ, ये जो हाइट था सेंट्रोइड से यहाँ तक यहाँ से हमने लेंथ कैलकुलेट किया था, है ना? जी आपको निकालना कहाँ से है? यहाँ से। ये नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका कौन सा है? जब दोनों डायग्राम आपने बाय बाय। किया, तब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला है ना? ये वाला। जब दोनों जी आप कंबाइन जी कर दो तो आपका पूरा डायग्राम कहाँ तक? यहाँ तक कवर हो रहा है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो? ये 15 और प्लस इसका हाइट कितना था? 60। यानी कि 60 प्लस 15 कितना होगा? मैम 75 75 हो जाएगा। 75। सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? ये सभी कैलकुलेट किए। ये कितना है? 150। 50 तो यहाँ से यहाँ तक है। 150 में से 30 मैम 20 तक 120 mm है। 120 है ना? 120। जी मैम 120। दिक्कत ठीक है। ये 120 और प्लस ये वाला इसका यहाँ पर इसका अपना जो था हाइट वो कितना है? 15। तो 120 प्लस 15 कितना हो? मैम 135। ये आपका y1 जो हो जाएगा वो 135 है। इस वाले डायग्राम से y1 जो हो जाएगा वो 135 mm होगा। क्लियर है? जी मैम। x1 को जी आप मैम। देखो इससे हम बताते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि आगे फिर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे सेक्शन आते हैं, टी होता है, एल होता है, ई होता है, बहुत सारा यही सब एग्जाम में आता है। अगर आपको मतलब इसको अगर रट भी लेते हो कि x1 इसका ऐसा निकलता है, y1 इसका ऐसा निकलता है, तो ये एग्जाम में आएगा और आपका बच जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछना नहीं। ये आपका कहलाता है टी सेक्शन। तो टी सेक्शन है, इसमें 2 रेक्टेंगल होते हैं, एक आपका ये वाला हो गया और एक आपका ये नीचे वाला ये हो गया, ठीक है? तो ये जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसका आपने अलग से निकाला था सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आपने इसका अलग से निकाला था तो कितना आया था? 50, 15, 50, 15 यही आया था ना? जी मैम। ठीक है, तो इसका आया था 50, 15। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर लाई कर रहा था? ये जो ग्रीन वाला जो टिक है, ये जो ग्रीन वाला टिक है वो उसका आपने कोऑर्डिनेट निकाला था 50, 15, ठीक है? तो ये जो 15 जो हाइट थी वो कहाँ से था? ये HC लाइन से था। HC लाइन से आपका ये हाइट जो था वो 15 था। यही दूरी जो एरो मैंने ब्लैक कलर का यहाँ बनाया है वो दूरी थी। लेकिन आपको निकालना कहाँ से होगा? इस वाले लाइन, ये वाला लाइन। मैंने हमेशा बताया है कि हॉरिजॉन्टल